जो हमारा फाइनेंस है, मतलब जो हम बजट को लेके बातें करते हैं आजकल, तो वो कैसे होना चाहिए और हम उसको कैसे प्लान आउट करें? अगर मेरा 1 लाख रुपए एक्सपेंस है और मैं 2.5 करोड़ का कॉर्पस अचीव कर ले, तो उसके बाद मेरे को 1 लाख के मेरे एक्सपेंस कंटिन्यूसली सेम रहते हैं। तो लेकिन आजकल मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सेविंग्स की परिभाषा बदलती जा रही है बिकॉज ऑफ इतनी सारी क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज़ आ गई है, लोन फैसिलिटीज़ आ गई है ना? तो हम इसको मतलब कैसे जस्टिफाई करें कि हमें सेविंग्स कहाँ पे करनी है और कहाँ रुकना है? वॉरेन बफेट जो काफ़ी फेमस इन्वेस्टर हुए हैं, उन्होंने कहा है कि डोंट इन्वेस्ट द मनी दैट इज़ लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन योर माइंड इज़ कि मैं कितनी फीस इसके लिए भर सकता हूँ या भर सकती हूँ, राइट? बट अगर आपको उसके बारे में सोचना ही ना पड़े कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स में क्या फ़र्क है, मतलब वो इन्वेस्टमेंट को ही सेविंग्स समझ रहे हैं। तो वॉरेन बफे एक बहुत फेमस कोट बोलते हैं, देयर आर टू मेन रूल्स फॉर इन्वेस्टिंग। रूल नंबर 1, नेवर लूज योर मनी। रूल नंबर 2 इज़ नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। हमें अगर ये बचपन से जैसे पेरेंट्स के थ्रू तो बताया जाता है कि आप अपनी सेविंग्स करो, है ना? बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। मुझे लगता है कि फाइनेंस के बारे में भी बच्चों को शुरू से ही एजुकेट किया जाना चाहिए। आप मूवीज़ में देखते होंगे, एक नॉर्मल गुल्लक में लोग पैसे जोड़ रहे हैं, हाँ। और उस पे लिख देते हैं बहन की शादी। 50,000 रुपये की सैलरी और 60 लाख रुपीज़ लूज़ करे उन्होंने 11 डिफरेंट जगह से लोन ले लेकर। इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर इट, यू आर द प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब है कि अगर आप बारिश होगी नहीं होगी ये प्रिडिक्ट कर पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट उस बारिश से बचने के लिए होगी चाहे नहीं होगी, अगर आप कुछ नाव या फिर कुछ एक सेफ्टी बना रहे हैं, वो काउंट करती है। एक फ्रेंड ने अगर कोई एसआईपी लिया है तो सबको बोलता है कि अरे ये वाला ले लो, ये बड़ा बेनिफिशियल है। तो इस टाइप के जो हम आपस में मैनेजर्स बने हुए हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? फिर आपने देखा मेरे पास आज उसके लिए कितना पैसा है, मान लीजिए 0 है, तो वो मेरी करंट स्टेटस हो गई। अब हम बात करते हैं हम किस स्पीड से जाएंगे। तो अगर आप इसको बैंक में डालेंगे तो आपकी स्पीड क्या रहेगी? 3 से 4%। राइट। अगर आप इसको एफडी में डालेंगे तो आपकी स्पीड क्या रहने वाली है? 7 से 8%। बट अगर इसी पैसे को आप स्टॉक मार्केट में डालेंगे तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी? वो 13 से 15% के बीच में हो जाएगी। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सोच मैटर्स। आज के पॉडकास्ट में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर कपिल आनंद, जो कि एक फाइनेंशियल एजुकेटर हैं, कंटेंट क्रिएटर और प्रोफेशनल एडवाइज़र हैं। उनके साथ पॉडकास्ट में हमने काफ़ी डीप डिस्कशन कराया है फाइनेंस के ऊपर, म्यूचुअल फंड से लेके एसआईपी से लेके और क्रिप्टो करेंसी तक। तो पॉडकास्ट को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। कपिल जी, वेलकम टू सोच मैटर्स। थैंक यू। आज का पॉडकास्ट हम सबके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज़ हमारी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसके ऊपर हम बहुत बात करने वाले हैं। तो मेरी ऑडियंस के लिए और मेरे लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है। तो मैं यहीं से शुरू करूँगी अपना पहला सवाल कि जो हमारा फाइनेंस है, मतलब जो हम बजट को लेके बातें करते हैं आजकल, तो वो कैसे होना चाहिए और हम उसको कैसे प्लान आउट करें? सो आई थिंक आज की जनरेशन और या फिर आज आप अगर देखेंगे तो काफ़ी लोग इस पॉइंट को मिस करते हैं दैट दे डोंट प्लान देयर फाइनेंशियल लाइफ एट ऑल। लोग जितना इनकम अर्न करते हैं उसी के हिसाब से अपने एक्सपेंसेस प्लान करते हैं। सो अगर आप 100 रुपीज़ कमा रहे हैं तो आपके एक्सपेंसेस भी 100 रुपीज़ के हिसाब से होंगे, 150 कमा रहे हैं तो 150 के हिसाब से होंगे। ये तब तक बहुत अच्छा चलता रहता है जब तक आपकी इनकम स्टेबल रहती है और कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होती रहती है। बट अगर आप देखेंगे तो ऐसा हमेशा तो रहता नहीं है। सडनली एकदम कभी एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे आपकी इनकम ड्रॉप होती है, किसी की जॉब चली जाती है, तो उस टाइम पे अ लॉट ऑफ पीपल फेस अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल ट्रबल्स। इसको काफ़ी हद तक हम बचा सकते हैं अगर हम एक फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू चलें। फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको बताता है कि आपको अपने रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए टाइम के बाद अपनी एक्टिव इनकम पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, बल्कि आपकी जो सेविंग्स हैं या फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ही इतना रिटर्न जनरेट कर पाएँ कि वो आपको आपके जो रेगुलर एक्सपेंसेस हैं उनको फंड कर पाए। जब आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हैं तो उसको फ्रीडम कहा जाता है। फ्रीडम कैसी? कि अब आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे। जैसे कि आप किसी के बारे में भी बात करें, आप जैसे आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, राइट? फॉर एग्जांपल आपका हो सकता है फुल टाइम कुछ और काम हो, बट आपका ये पैशन है, बट आप इस पैशन को फुल टाइम परस्यू क्यों नहीं कर पा रहे? ये शायद आपको और हमारे सारे व्यूअर्स को एक बार सोचना चाहिए। वो इसलिए नहीं परस्यू कर पा रहे क्योंकि उनको कोई गारंटी नहीं है
कि ये मेरा पैशन उतनी इनकम जनरेट करेगा नहीं करेगा। एटलीस्ट नियर टर्म फ्यूचर में तो कोई गारंटी नहीं है कि वो इतना पैसा जनरेट करेगा नहीं करेगा। अगर यहाँ से मैं आपको एक एश्योरेंस दूँ कि पूनम जी मान लीजिए आपका खर्चा है 1000 रुपये एक महीने का या 1 लाख रुपये, कोई ऐसा आपका रिलेटिव हो या आपका ऐसा कोई फंड हो जो बोले कि मैं इस खर्चे को पूरा टेक केयर करूँगा, अब आपको जो करना है करिए, तो फॉर श्योर आप उस जॉब में नहीं रहना चाहेंगे जो आप कर रहे हैं। शायद हो सकता है आप अपने जो जॉब कर रहे हो पैशन की जॉब हो, बट मान लीजिए आप उस जॉब में नहीं रहना चाहेंगे, तब आप फुल टाइम अपने पैशन पे फोकस कर पाएंगे। राइट। किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी आपका व्यूअर है, उसको एक बात ही बिल्कुल समझनी पड़ेगी, द ओनली वे टू डू समथिंग ग्रेट इज़ टू वर्क इन दी एरिया और इंडस्ट्री वेयर योर पैशन बिलोंग्स टू। और अगर आज आप 100 लोगों से बात करेंगे तो मेरे अनुमान के हिसाब से 100 में से 99 लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो उनको बिल्कुल पसंद ही नहीं है, तो वो अपनी जॉब को हेट करना शुरू कर देते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है स्ट्रेस की, वर्क लाइफ इम्बैलेंस की, क्योंकि मुझे मेरा काम ही पसंद नहीं है, मुझे मंडे को ऑफिस जाना अच्छा नहीं लगता, ट्यूसडे को जाना ऑफिस नहीं अच्छा लगता, तो यहाँ से हमारी स्ट्रेस की शुरुआत होती है। बट यही अगर मैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू एक पहला स्टेप लूँ, मान लीजिए मैं एक आज ऐसी एक जॉब में हूँ जो मुझे नहीं पसंद है, बट मैं आज उसी जॉब को करते हुए एक फाइनेंशियल प्लानिंग लूँ और मैं को कॉर्पस देखना चाहूँ कि मैं इतना कॉर्पस अगर बना लूँगा तो मेरे एक्सपेंसेस आज के टेक केयर होने शुरू हो जाएंगे। सो इसको बोलते हैं हम एक रूल ऑफ 4% विड्रॉल। ओके। तो एक बहुत सिंपल और पावरफुल रूल है जो किसी के लिए भी, कोई आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं, कोई फैंसी एक्सेल की ज़रूरत नहीं। अगर आपका आज 1 लाख रुपए मंथली एक्सपेंस है किसी का भी, तो अगर वो कॉर्पस बना लेता है 25 टाइम्स, यानी कि अगर मैं 4% विड्रॉ करता रहूँ, राइट, तो वो कॉर्पस कभी भी नीचे नहीं जाएगा। ओके। तो अगर मेरा 1 लाख रुपए एक्सपेंस है और मैं 2.5 करोड़ का कॉर्पस अचीव कर लूँ, तो उसके बाद मेरे को वो 1 लाख के मेरे अगर एक्सपेंस कंटिन्यूसली सेम रहते हैं तो मुझे दोबारा उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। देन आई कैन वर्क फॉर समथिंग विच इज़ ऑफ माई पैशन। सो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है फाइनेंशियल फ्रीडम, और आई थिंक ये एक नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए किसी की भी लाइफ में, हर किसी को कोशिश करनी चाहिए अचीव करने की, बिकॉज आफ्टर दैट पॉइंट यू स्टॉप वर्किंग फॉर मनी। राइट, करेक्ट। अच्छा, हमारे टाइम पे जैसे जो हमारे पेरेंट्स वगैरह थे, वो उनका एक वर्ड होता था कि सेविंग्स करो, है ना। तो वो लोग क्या करते थे कि उनके पास जितना उनका मंथली सैलरी है उसमें से वो कुछ ना कुछ परसेंट अपना सेविंग्स करते थे। तो लेकिन आजकल मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सेविंग्स की परिभाषा बदलती जा रही है बिकॉज ऑफ इतनी सारी क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज़ आ गई है, लोन फैसिलिटीज़ आ गई है ना। तो हम इसको मतलब कैसे जस्टिफाई करें कि हमें सेविंग्स कहाँ पे करनी है और कहाँ रुकना है? देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये आज आपसे आप 20 साल पुरानी बात करें, 200 साल पुरानी बात करें, 100 साल पुरानी बात करें, आज से 100 साल बाद की बात करें, ये कॉन्सेप्ट सेम ही रहने वाला है। एक कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी क्रिएट्स डिमांड। इसका मतलब अगर मैं आपकी जेब में 100 रुपये दे दूंगा तो आप कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ लेंगे उसको खर्च करने का। करेक्ट। ठीक है, ये आपके लिए भी सच है, मेरे लिए भी सच है, और जितने लोग ये सुन रहे हैं उन सब के लिए ये बात बिल्कुल 100% ट्रू है। अगर आप अपने पास पैसा रखेंगे तो वो खर्च होगा ही। अब बात आती है कि आप कितना पैसा खर्च करें। तो एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आज आपकी 100 रुपये सैलरी है, तो वॉरेन बफे जो काफ़ी फेमस इन्वेस्टर हुए हैं, उन्होंने कहा है कि डोंट इन्वेस्ट द मनी दैट इज़ लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, फर्स्ट इन्वेस्ट एंड देन स्पेंड वट इज़ लेफ्ट आफ्टर इन्वेस्टिंग। तो पहली बात, आपका खर्चा कितना होना चाहिए ये आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए कितना अमाउंट होना चाहिए। तो मान लीजिए मैं आज एक 25 साल का, हम एक 25 साल के एक नॉर्मल इंडियन की बात करते हैं, तो उसको अपने एक पेपर पे या फिर किसी एक्सेल शीट में गोल्स लिखने चाहिए कि मेरे गोल्स क्या हैं। पहला गोल आएगा रिटायरमेंट का। रिटायरमेंट एक नॉन नेगोशिएबल गोल है, क्योंकि जब एक टाइम पे आप इस सिचुएशन में नहीं रहेंगे जहाँ पे आप एक्टिवली काम कर सकते हैं तो भी आपको इनकम चाहिए होगी। लोग इसके बारे में बहुत लेट सोचना शुरू करते हैं। लोग रिटायरमेंट की, अगर आप किसी 25 साल के लड़के से या फिर 25 साल की लड़की से बात करेंगे रिटायरमेंट के बारे में, तो बोलेंगे कि यार ये तो अभी कहाँ से रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं आप। बट बेनिफिट स्टार्ट अर्ली करने का ये होता है कि जो आपको इन्वेस्टेबल अमाउंट है वो बहुत छोटा होता है, जिसको हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या SIP भी बोल सकते हैं। वो अमाउंट बहुत छोटा होता है। तो पहला गोल हो गया मेरा रिटायरमेंट। अब अगर मैं 25 साल का हूँ और मेरी शादी नहीं हुई तो कभी ना कभी तो शादी भी होगी, राइट, और शादी होगी तो उसके आगे वी विल प्लान द फैमिली एज वेल। तो आपको अपने बच्चे के लिए जो मेजर एक्सपेंसेस होते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई भी ऐसा मेजर एजुकेशन का एक्सपेंस, उसके लिए पहले से ही आपको पैसे जोड़ने चाहिए। अब अगर आप मान लीजिए 100 रुपये कमा रहे हैं और इन सब गोल्स की जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है वो आ रहा है 40 रुपये, तो इसका क्या मतलब है कि आपने पहले 40 रुपये निकाल के इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए, आप 60 रुपये खर्च कर सकते हैं। हो सकता है ये अमाउंट 60 आए तो आप 40 ही खर्च कर सकते हैं।
अब आपको लगेगा कि यार अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ तो मैं 40 रुपये खर्च करके कैसे अपना गुजारा चला सकता हूँ, ये एक सवाल आएगा। तो सिंपल है, आप अपनी इनकम को इंक्रीज़ कीजिए। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से धीरे धीरे आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है और फ्यूचर के जो गोल्स हैं उसके लिए आपको अपनी पॉकेट से फंड नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, योर चाइल्ड स्टार्ट गोइंग टू स्कूल, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन योर माइंड इज कि मैं कितनी फीस इसके लिए भर सकता हूँ या भर सकती हूँ, राइट। बट अगर आपको उसके बारे में सोचना ही ना पड़े तो उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एक फाइनेंशियल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट। राइट, करेक्ट। लेकिन एक थोड़ा सा मतलब लोग ना मुझे लगता है थोड़ा सा कंफ्यूज भी हैं कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स में क्या फ़र्क है। मतलब वो इन्वेस्टमेंट को ही सेविंग्स समझ रहे हैं, तो क्या दोनों में डिफरेंस है? देखिए, सेविंग्स का सिंपल मतलब ये है कि आप जितना भी आपकी एक्टिव इनकम है उसमें से कितना पैसा बचा पा रहे हैं। बट अगर उस पैसे को बचाकर आप सिर्फ बैंक में ही रख देंगे तो वो पैसा अपनी वैल्यू लूज करेगा हर साल लगभग 6% से। अगर आप इंडिया में देखेंगे तो महंगाई लगभग 4 से 6% बढ़ती है ऑन एन एवरेज। 4 से 6 के बीच में अगर आप 5-6% लगा ले तो ये पैसा अपनी वैल्यू लूज करता रहेगा। तो आपको अल्टीमेटली उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए ऐसी एसेट क्लास ढूंढनी पड़ेंगी जो कि लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन यानी महंगाई को बीट कर सके, यानी कि आपको 4 या 6% से ऊपर रिटर्न दे सके। बट इसके अंदर कई लोग लालच में फंस जाते हैं, कई लोग ऐसे एसेट्स क्लास में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं जहाँ पे उनके पैसा ही खो देने का डर होता है। तो वॉरेन बफे एक बहुत फेमस कोट बोलते हैं, देयर आर टू मेन रूल्स फॉर इन्वेस्टिंग। रूल नंबर 1, नेवर लूज योर मनी। रूल नंबर 2 इज नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। तो आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं करना है जहाँ पे आपका पैसा जीरो होने का चांस है। मैं आज आपको बैठ के कोई भी ऐसा कोई रिटर्न एक एसेट क्लास बताऊं जहाँ पे एक माइन्यूट से भी प्रोबेबिलिटी है कि आप अपना प्रिंसिपल ही लूज कर सकते हैं, तो उस जगह तो आपको इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। तो ये पहला रूल एक हर एक यंग लिसनर को आज अपने दिमाग में डाल लेना चाहिए कि कोई भी ऐसी एसेट क्लास जो कि आपका पैसा इरोड कर सकती है वहाँ पे तो आपको इन्वेस्ट करने के लिए पहला स्टेप ही नहीं लेना चाहिए। तो अब हम उन एसेट क्लास की बात करेंगे जहाँ पर आपका पैसा ग्रो कर सकता है बट आपको डर नहीं है कि पैसा आप लूज कर सकते हैं। करेक्ट। यहाँ पे थोड़ा सा ना मैं एक फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर जाना चाहूँगी। जैसे आपने 24 इयर्स की, हमने एक 25 इयर्स की एक एवरेज एज ली है, राइट। अब मैं ये सोच रही हूँ कि हमें अगर ये बचपन से जैसे पेरेंट्स के थ्रू तो बताया जाता है कि आप अपनी सेविंग्स करो, है ना, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। मुझे लगता है कि फाइनेंस के बारे में भी बच्चों को शुरू से ही एजुकेट किया जाना चाहिए सो दैट वो अपनी एक गोल सेटिंग कर सकें, है ना। तो गोल सेटिंग के ऊपर मतलब आपका क्या कहना है? फॉर एग्जांपल अगर कोई अभी इनिशियल लेवल पे स्टार्ट कर रहा है, उनकी 25,000 सैलरी है, इनिशियली उन्होंने स्टार्ट किया है, तो वो अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करें और मतलब क्या उनकी गोल सेटिंग हो या क्या उनका थॉट प्रोसेस हो कि मुझे क्या प्रॉफिट मिलेगा इससे? यहाँ पे मैं दोबारा वॉरेन बफे को कोट करना चाहूँगा। जो लोग वॉरेन बफे को नहीं जानते, मैं बताना चाहूँगा वॉरेन बफे इस दुनिया के शायद सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं। उन्होंने इन्वेस्टमेंट के थ्रू, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही इज़ प्रॉब्ली 9th और 10th रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड इवन आफ्टर डोनेटिंग अ लॉट ऑफ हिज वेल्थ। उन्होंने अपनी काफ़ी सारी वेल्थ को डोनेट किया है रेगुलरली, उसके बाद भी वो 9th या 10th नंबर पे हैं। तो अगर आपको इन्वेस्टिंग सीखनी है तो द बेस्ट पर्सन यू कैन लर्न इट फ्रॉम इज वॉरेन बफे, राइट। तो उन्होंने अपना पहला स्टॉक इन्वेस्ट किया था 11 ईयर्स में एंड ही सेज दैट आई वाज 11 ईयर्स लेट। तो आपकी पहली इन्वेस्टमेंट तो 0 ईयर्स पे होनी चाहिए, राइट। तो आपके पेरेंट्स को ही आपके बर्थ के टाइम पे ही इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। और आपने बहुत सही बात कही, आई थिंक स्कूल्स के हमारे सब्जेक्ट में होना चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो एक फेमस साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा है कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वन हु अंडरस्टैंड इट अर्न्स इट, वन हु डजंट अंडरस्टैंड इट पेज इट। मतलब ये 8वां अजूबा है दुनिया का। तो जिनको समझ में आता है वो इसका बेनिफिट ले रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत कम लोगों को समझ में आता है। तो अपनी वेल्थ को आप कैसे कंपाउंड कर सकते हैं, कैसे गोल सेटिंग कर सकते हैं, ये आपको आज से ही समझना पड़ेगा। और जितना जल्दी आप इसको शुरू करेंगे उतना जल्दी अच्छा है। तो जिसको अगर हमारी गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर इंट्रोड्यूस कराए, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंट्रोड्यूस कराए, तो इससे तो बेहतर कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। यहाँ पे मैं आपको एक नंबर से एग्जांपल देना चाहूँगा जो कि आपके व्यूअर्स को शायद काफ़ी इंटरेस्ट लगेगा। मान लीजिए आपके मन में एक गोल है कि आपको करोड़पति बनना है, सब कोई चाहते हैं। हम एक बहुत फेमस सीरियल भी देखते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, और आप 25 साल के हैं। तो आप एक गोल लेते हैं कि मुझे करोड़पति बनना है 20 साल के अंदर, और आप एक SIP सेटअप करना चाहते हैं। अगर आप इसको मार्केट में इन्वेस्ट करें या निवेश करें जहाँ पे आपको लगभग 12 से 15% का रिटर्न मिल सकता है, अभी कैलकुलेशन के लिए, सिंपल कैलकुलेशन के लिए हम 15 मान के चलते हैं, तो
तो आपकी इसकी SIP आती है सिर्फ 6700 रुपीज़, रफली 6700 रुपीज़। ओके। ये आप स्क्रीन पे फॉर्मूला भी दिखा दीजिएगा, मैं आपको दूंगा, ठीक है। बट यही अगर मैं बोलूँ कि मुझे 10 साल में, मैंने टाइम पीरियड को कम कर दिया और मुझे 10 साल में 1 करोड़ करना है, तो ये SIP बढ़ के हो जाती है 36,000 रुपये। ओके। तो आप डिफरेंस देखिए। करेक्ट। मैं अगर आपको अपनी एक्टिव इनकम से बोलूँ कि आप 6700 रुपीज़ मंथली निकाल लीजिए, वर्सेज मैं आपको अपनी एक्टिव इनकम से बोलूँ कि आप 36,000 रुपीज़ मंथली निकाल लीजिए, आपके लिए क्या आसान रहेगा? 36,000 तो इट्स वेरी, कोई भी कहेगा कि बहुत मुश्किल है। तो आप कंपाउंडिंग का सबसे बेहतर बेनिफिट ये है कि वो टाइम के साथ ही एक लंबे टाइम में ही रिटर्न देना शुरू करती है। तो अगर आप वॉरेन बफे को देखेंगे तो उन्होंने जो अपना पहला बिलियन बनाया वो आई थिंक 50 ईयर्स की एज में बनाया था, और आज उनके पास 150 बिलियन है। तो उनको 0 to 1 बिलियन पहुंचने में 50 साल लगे, या आप कह सकते हैं 50 ईयर्स लगे, बट आज उनकी उम्र 94 ईयर्स है। फॉर द रिमेनिंग 40 ईयर्स उनकी वेल्थ 150 टाइम्स हो गई, इवन आफ्टर डोनेटिंग अ लॉट ऑफ वेल्थ। तो कंपाउंडिंग के साथ टाइम एक नॉन नेगोशिएबल पीरियड है, टाइम आपका वापसी नहीं आ सकता। तो आप जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा है, और जितना कि जैसे कि मैं जानता हूँ आपके व्यूअर्स काफ़ी यंग कैटेगरी में आते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, बिकॉज अर्ली, अगर आप इसको अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका बहुत मेजर बेनिफिट आपको मिल सकता है। अभी क्या है ना सर, थोड़ा जैसे लोग समझने लगे हैं SIP वगैरह को, आपकी बात से ना मैंने बहुत कोरिलेट किया है, बिकॉज आज से 10 साल पहले मुझे किसी ने एडवाइस दी थी कि चाहे तुम 1000 रुपीज़ ही डालो लेकिन तुम SIP कर लो। लेकिन कट टू मेरे पेरेंट्स ने बोला कि नहीं नहीं, तू बैंक में इन्वेस्ट कर। उस टाइम पे उतनी एजुकेशन भी नहीं थी कि तुम बैंक में इन्वेस्ट करो, है ना, 5 साल के लिए कर लो। तो मुझे वो बात याद आई कि काश मैंने वो 1000 रुपये वाली SIP करी होती तो शायद मैं ज़्यादा बेनिफिट में होती एज़ कम्पेयर टू जो मैंने वहाँ पे RD करी थी 1000 रुपीज़ वाली 5 ईयर्स के लिए। तो बैंक से कैसे आप मतलब इसको कंपेयर करते हैं कि हमारा जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट को, या फिर बैंकिंग वाला जो इन्वेस्टमेंट है हमारी, चाहे FD हो गई, RD हो गई, तो कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम इसको? देखिए, ये आप इस कॉन्सेप्ट को सिंपली समझिए। स्टॉक मार्केट के लिए हम कहते हैं स्टॉक मार्केट्स आर वेरी रिस्की इन द नियर टर्म, बट स्टॉक मार्केट्स आर एक्सट्रीमली नॉट रिस्की व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग टर्म। करेक्ट। तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट में कोई रिस्क नहीं होता, शॉर्ट टर्म में बहुत रिस्क होता है। देखिए, स्टॉक मार्केट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। काफ़ी लोग तो स्टॉक मार्केट होती क्या है मेरे हिसाब से उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग लेके चलते हैं। अभी फिलहाल के लिए हम सारी मार्केट्स को भूल जाते हैं। हम बात करते हैं, मान लीजिए एक शॉपकीपर की, जिसकी लगा लीजिए आइसक्रीम की शॉप है, उनका नाम रखते हैं विनोद, ठीक है। अब विनोद ने एक शॉप शुरू करी, उन्होंने आइसक्रीम की अपनी शॉप पे आइसक्रीम सेल करना शुरू किया, घर पे आइसक्रीम बनाते हैं, उनका बहुत अच्छा नीश है आइसक्रीम बनाने में, राइट। तो उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, पूरा बिजनेस खोलने में उनको लगे 1 लाख रुपए लगभग, ठीक है। तो उन्होंने अपनी आइसक्रीम सेल करनी शुरू करी, देखते ही देखते धीरे धीरे उनकी सेल्स काफ़ी इंक्रीज हो गई। अब यहाँ से विनोद का मन करता है कि वो अपना जो बिजनेस है उसको आगे लेके जाएं, इसको इंक्रीज करें, राइट। तो वो दूसरी शॉप खोलना चाहते हैं। दोबारा इसकी इन्वेस्टमेंट के लिए उनको लगभग 1 लाख रुपए लगेंगे, बट अभी अपनी उन्होंने एक्टिव जो सेल्स है उससे इतना नहीं जनरेट कर पाया कि वो दूसरी शॉप खोल सके। तो वो मान लीजिए आपके पास आते हैं और वो बोलते हैं कि पूनम जी, मुझे भी एक दूसरी शॉप खोलनी है, तो उसके लिए मुझे एक कैपिटल चाहिए। आपके पास कैपिटल, आप एक वेल्दी पर्सन है, राइट। तो आपने कहा इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो उन्होंने बोला ठीक है, आप मुझे 1 लाख रुपए दीजिए, मैं दूसरी शॉप खोलता हूँ, मैं आपको अपने पूरे बिजनेस में 10% हिस्सेदार बना लेता हूँ, ठीक है। तो इसी को हम शेयर मार्केट बोलते हैं। क्योंकि जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा था, ये एक नॉन रेगुलेटेड एग्जांपल है। हो सकता है कल को विनोद आपको प्रॉफिट देना ही बंद कर दें, राइट। हो सकता है वो अपनी सही सेल्स ना बताएं, हो सकता है वो अपना सही प्रॉफिट ना बताएं। इसी को जब हम रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में शिफ्ट कर देते हैं तो इसको हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं। यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है, सेबी है और बहुत सारी एजेंसीज हैं, ये इंश्योर करती हैं कि जिन कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो रेगुलरली आपसे अपना ट्रू सेल्स शेयर करें, बैलेंस शीट शेयर करें, आपसे अपना प्रॉफिट एंड लॉस की इनकम शेयर करें। तो जब भी आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस बिजनेस में हिस्सेदार बन जाते हैं। बट यहाँ पे काफ़ी लोगों को नोटिस करना पड़ेगा कि कोई भी बिजनेस आपको इमीडिएट रिजल्ट नहीं देता। आज आप कोई भी काम शुरू कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी लंबा समय लगता है और वो बहुत वॉलेटाइल भी होता है। कभी वो बिजनेस आपको ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, कभी कम रिटर्न दे सकता है। तो जहाँ से आपने क्वेश्चन पूछा था, अगर आप बैंक में पैसा डालते हैं वो आपको स्टेबिलिटी देता है। तो कोई भी जो पैसा पूनम जी आपको अगले 5 साल में चाहिए, मेरे हिसाब से जो आपको आपके पेरेंट्स ने एग्जाम्पल दिया उसमें मैं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना चाहूँगा।
आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं करनी चाहिए कि मैं 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट शुरू कर देता हूँ, क्योंकि उसके साथ आपकी कोई भी इमोशनल वैल्यू नहीं है। करेक्ट। आपको हमेशा एक गोल माइंड में रख के इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए। जैसा कि आप कहीं जाने के लिए चलते हैं तो सबसे पहला चीज़ आप क्या देखते हैं? सबसे पहले आप देखते हैं उसकी डिस्टेंस कहाँ है, लोकेशन क्या है। फिर दूसरा पॉइंट आप क्या देखते हैं कि मेरी लोकेशन कहाँ है, मैं कहाँ पे हूँ। तो इससे आपको थोड़ी डिस्टेंस पता चलती है। करेक्ट। तीसरी चीज़ आप क्या देखते हैं कि मैं किस मीडियम के थ्रू जा रहा हूँ, राइट। तो इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है, अगर 10 साल बाद आपको अपने बच्चे के लिए की एजुकेशन के लिए या फिर अपनी शादी के लिए या फिर किसी भी गोल के लिए कोई एक पैसा चाहिए, तो वो मेरी डिस्टेंस हो गई। फिर आपने देखा मेरे पास आज उसके लिए कितना पैसा है, मान लीजिए 0 है, तो वो मेरी करंट स्टेटस हो गई। अब हम बात करते हैं हम किस स्पीड से जाएंगे। तो अगर आप इसको बैंक में डालेंगे तो आपकी स्पीड क्या रहेगी? 3 से 4%। राइट। अगर आप इसको एफडी में डालेंगे तो आपकी स्पीड क्या रहने वाली है? 7 से 8%। बट अगर इसी पैसे को आप स्टॉक मार्केट में डालेंगे तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी? वो 13 से 15% के बीच में हो जाएगी। करेक्ट। बट इसमें मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, स्पीड के चक्कर में आपको ऐसा काम कोई भी नहीं करना है जहाँ पे आपके पैसा ही लूज होने के चांसेस हो, राइट। ऐसा कोई काम नहीं करना, इतनी स्पीड भी नहीं ले लेनी है कि उसमें एक्सीडेंट होने का चांस हो। बिल्कुल। राइट। तो आपको रेगुलेटेड स्पेसेस में वहाँ पे जहाँ पे आप अपना कैपिटल लूज नहीं कर सकते हैं वहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने एक गोल लेते हैं कि मुझे अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए आज से 10 साल बाद 10 लाख रुपए चाहिए होंगे। इस गोल को समझते हैं। अगर इसी पैसे को आप बैंक में रखेंगे, मेरी स्पीड अगर बैंक की है जो कि लगभग 4% की है, तो आपको हर महीने 67 to 6800 रुपीज़ बैंक में रखना पड़ेगा। इसी को अगर आप एफडी में करेंगे तो आपको अपनी इनकम से लगभग 5500 रुपये 54-5500 रुपीज़ हर महीने करना पड़ेगा। अगर इसी गोल को मैं स्टॉक मार्केट में एक सेफ फंड के अंदर इन्वेस्ट करें जहाँ पे मेरे को कैपिटल लूज होने की चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हैं, वहाँ पे आपको ये इन्वेस्टमेंट आएगी लगभग 35 to 3600 रुपीज़। तो ये इम्पैक्ट होता है जब आप अपना एक राइट मीडियम चूज़ करते हैं। अब आपके लिए क्या आसान रहेगा चूज़ करना? ऑब्वियसली हर इंसान कहेगा कि मैं तो 3600 ही सेव कर पाऊंगा, क्योंकि उससे मुझे, इससे आप एक बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि आपकी लाइफ में सिर्फ एक गोल नहीं होने वाला, आपकी लाइफ में काफ़ी गोल होने वाले हैं, जो कि रिटायरमेंट, आपके बच्चे की ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपके बच्चे की स्कूल की फीस, हो सकता है आपके बच्चे के लिए मैरिज के लिए भी आप पैसा जोड़ रहे हो। तो फाइनेंशियल प्लानिंग असलियत में यही कॉन्सेप्ट है कि आप अपने फ्यूचर के गोल्स को प्रेडिक्ट करते हैं कि आज अगर मैं उसके लिए 100 रुपये खर्च कर रहा हूँ तो फ्यूचर में बिकॉज महंगाई बढ़ जाएगी तो ये एक्सपेंसेस कितने रहने वाले हैं, और उसके लिए आप आज ही से सेव करना शुरू करते हैं ताकि जब वो खर्चा का टाइम आए तो आपके पास वो पैसा ऑलमोस्ट रेडी हो। करेक्ट। बहुत अच्छा आपने समझाया। और मुझे ना एक बस यही समझ आया है कि अगर हम 1000 रुपये भी बचा रहे हैं या हम 5000 भी सेविंग कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे हमारा एक गोल सेट होना चाहिए कि ये पैसा हम किस खर्चे के लिए बचा रहे हैं, हमें आगे इस पैसे से करना क्या है। देखिए, फाइनेंस मैनेजमेंट इज़ नॉट अबाउट IQ, या आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपको कितना अच्छा एक्सेल आता है, कितना अच्छा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इस बारे में नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है EQ के बारे में, इमोशनल क्वोशेंट आपका। आप इमोशनली कितने वेल बैलेंस्ड है वो डिसाइड करता है कि आप फाइनेंशियली वेल लाइफ में कितना करेंगे। करेक्ट। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जब भी मैं उस गोल के साथ जब भी मैं उस SIP के साथ या फिर उस इन्वेस्टमेंट के साथ एक गोल जोड़ देता हूँ तो मेरी एक इमोशनल वैल्यू बढ़ जाती है। मैं आपको क्यों मना कर रहा हूँ कि अगर आप 1000 रुपये की SIP ऐसे ही रैंडम कर रहे हैं, बट से 1000 रुपये की SIP आप एक गोल से रिलेटेड कर रहे हैं, उसमें आप डिफरेंस समझिए। जब मैं 5000 रुपये 1000 रुपये विदाउट एनी गोल जोड़ रहा हूँ, तो आज आपको मेरी बात समझ में आई। आज से 2-3 साल बाद कोई और इंसान आपके पास आएगा, वो आपको फिर समझाएगा कि नहीं, अच्छा आप इस वाले में इन्वेस्ट कर दीजिए, आप ये क्रिप्टो करेंसी खरीद लीजिए, ये बिटकॉइन खरीद लीजिए, या फिर ये कमेटी में पैसा डाल दीजिए, या कोई भी ऐसा रिस्की एसेट हो, आपकी उसकी बात समझ में आ जाएगी, आप उसको निकाल देंगे। बट जैसे ही आपका उससे गोल अटैच्ड होता है तो एक इमोशनल वैल्यू जुड़ जाती है उस गोल से कि नहीं नहीं, ये पैसा तो मैं नहीं निकाल सकती या नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये तो मेरे बच्चे के एजुकेशन के लिए है। करेक्ट। कई बार लोग उसमें भी कर देंगे, बट चांसेस आपके जब आप उसको साथ एक गोल जोड़ देते हैं तो काफ़ी कम हो जाते हैं। इनफैक्ट ये देखा भी गया है कि अगर हम 1000 रुपए करके हमने कोई RD FD अगर जोड़ी भी है RD को, वो 5 साल बाद पैसा मिला ना, तो हमारा अगर गोल सेट नहीं है तो हमें पता ही नहीं वो खर्चा कहाँ करना है ना, वो अनवांटेड चीज़ों में वो खर्चे पे लग जाता है। आप मूवीज में देखते होंगे, एक नॉर्मल गुल्लक में लोग पैसे जोड़ रहे हैं, हाँ, और उस पे लिख देते हैं बहन की शादी। उस गुल्लक को तोड़ना कितना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो यही कॉन्सेप्ट डिजिटल वर्ल्ड में भी काम करता है कि आपकी जितने भी आप पैसा जोड़ रहे हैं वो किसी गोल्स के साथ अटैच्ड होनी चाहिए। ब्रेनलेस इन्वेस्टिंग या फिर ऐसे ही कुछ शुरू कर देना, किसी की आपने बात सुनी, उसको मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपको बाद में रिजल्ट देने नहीं वाली।
और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पूनम जी टाइम की है, क्योंकि जब आप फेल होते हैं ना, फेल आप होते हैं 5 साल बाद, 4 साल बाद, और जैसा कि मैंने पहले कहा था, टाइम इज अ नॉन नेगोशिएबल थिंग इन दिस होल फाइनेंशियल प्लानिंग। आपके पास पैसा भी वापसी आ सकता है, आप एक मिस्टेक करते हैं, आप दोबारा पैसा जोड़ लेंगे, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, बट ये टाइम दोबारा वापस नहीं आ सकता। तो आपको ये इंश्योर करना है कि दैट यू आर मेकिंग लेस मिस्टेक्स। करेक्ट। अच्छा, हम जैसे अपना एसआईपी चूज़ कर रहे हैं या हम स्टॉक मार्केट की बात करें, तो उसको हम करेक्टली कैसे चूज़ करें? मतलब अगर मैं आम इंसान की बात करूँ और अगर उनको नॉलेज नहीं है, तो वो कैसे करेक्ट एसआईपी तक पहुँचे, करेक्ट स्टॉक तक पहुँचे, वो कैसे आइडेंटिफाई करें? बिल्कुल, देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, कि काफ़ी लोग बात करते हैं एसआईपी करें, बट हम किस में एसआईपी करें? बहुत सारे फंड्स हैं, बिल्कुल। अलग अलग कंपनीज के फंड हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, बेसिकली 2 तरीके हैं इन्वेस्टमेंट के स्टॉक मार्केट्स के अंदर, एक दो इनफैक्ट 3 तरीके हैं। या तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स खरीद लीजिए, ये एक लेमैन के लिए इमीडिएटली लर्न करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि स्टॉक्स जब आप खरीदते हैं तो आपको कंपनी की बैलेंस शीट पढ़नी आनी चाहिए, कंपनी के विजन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट। आजकल लोग स्टॉक्स कैसे खरीदते हैं? आपने पूछा आज रिलायंस 2000 रुपये का है फॉर एग्जांपल, आपने बोला ये 4000 का हो जाएगा, तो लोग उस स्टॉक्स को खरीद लेते हैं। इस तरीके की इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा होने नहीं वाला, क्योंकि जो आपको बता रहा है उसको पहले खुद ही खरीद लेना चाहिए, राइट। तो स्टॉक्स पिक कर पाना ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, जो कि मैं चाहता हूँ हर इंसान शुरू करे, बट इमीडिएटली आपको आएगा नहीं, उसमें टाइम लग सकता है, ठीक है। उसके लिए आपको बैलेंस शीट की अंडरस्टैंडिंग, फाइनेंशियल गोल्स की अंडरस्टैंडिंग, आपको कंपनीज की जो क्वार्टरली कॉल्स होती हैं उनको अटेंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कंपनी आगे क्या कर रही है, बट इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क। बट क्या इसका मतलब मैं इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं कर सकता? नहीं। इसके बाद आते हैं म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या है? एक फंड मैनेजर है जो कि आपके लिए स्टॉक्स पिक करता है, बिकॉज फंड मैनेजर को नॉलेज है और वो अपना उसका फुल टाइम जॉब है, वो उनमें टाइम भी दे पा रहा है, तो वो आपके लिए स्टॉक्स की बास्केट बनाता है, 30 स्टॉक्स की, 40 स्टॉक्स की, 50 स्टॉक्स की बास्केट बनाता है और आपका पैसा उसमें डिवाइड कर देता है। जब पैसा डिवाइड होता है तो आपका रिस्क भी डिवाइड हो गया। आप एक सिंगल कंपनी खरीद रहे हैं तो उसमें बहुत रिस्क है, बट अगर आप 40 कंपनी खरीद रहे हैं तो उसमें आपका रिस्क डिवाइड हो गया। जैसे कि मैं आपको बात करूं, आपने अपने पेरेंट्स की बात करी, आपके पेरेंट्स के टाइम पे सबसे बड़ी कंपनी कौन सी थी? LIC। नहीं, LIC तो जैसे कि आज भी है, बट मैं कुछ कंपनीज के नाम बताता हूँ जो आई थिंक हर इंसान रिलेट कर पाएगा। HMT घड़ियाँ, लक्ष्मण सिल्वेनिया, आई थिंक बल्ब की कंपनी आती थी, राइट। ऐसी काफ़ी कंपनीज थी जो आज है ही नहीं। हाँ, टाइटन, बजाज, आई थिंक क्योंकि वो बजाज बिजनेसेस या तो बंद हो गए, अगर उस टाइम पे किसी को बेस्ट स्टॉक पिक करना होता तो वो बेस्ट स्टॉक थे, बट वो आज कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, आपका पैसा जीरो हो चुका होता। तो ये बहुत एक रिस्की था, जिसको नॉलेज नहीं है उसको इन्वेस्ट करने के लिए। बट उसी टाइम पे अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड लिया होता, क्योंकि म्यूचुअल फंड इसको रेगुलरली देखते हैं, तो वो आपका पैसा ऐसी कंपनीज में डाल देते जहाँ पे आपका बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वो रेगुलरली आपका पोर्टफोलियो चेंज करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड में भी एक और तरीका है पैसिव इन्वेस्टमेंट का। एक है एक्टिव इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे आप एक फंड मैनेजर हायर किया, फंड मैनेजर आपसे कुछ फीस लेता है, आपके ही पोर्टफोलियो से 1 या 2% लेता है साल का, और उस पर आपका फंड मैनेज करता है। दूसरा आता है पैसिव इन्वेस्टमेंट। जब आप पैसिव इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि आप इंडिया की इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि मैं मानता हूँ बेस्ट तरीका है, क्योंकि फंड मैनेजर को भी कितनी नॉलेज है मुझे मालूम नहीं है, राइट। करेक्ट। बट जब आप इंडिया की इकोनॉमी की बात करते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी, आप बोल रहे हैं कि मैं इंडिया की इकोनॉमी पे बेट ले रहा हूँ। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जनवरी 2002 में निफ्टी हमारा इंडेक्स जो था वो लगभग 1100 रुपये पे ट्रेड करता था। आज के टाइम पे अगर आप उसकी टोटल रिटर्न इंडेक्स वैल्यू देखेंगे, नॉट दी इंडेक्स वैल्यू बट टोटल रिटर्न इंडेक्स वैल्यू देखेंगे, तो लगभग 35 से 36 हज़ार हो चुका है। 22 साल में ये इंडेक्स लगभग आप सोचिए 1100 से 35,000, यानी कि 35 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है। यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए मुझे कितना ब्रेन लगाना था? जीरो। मेरे को अपना दिमाग लगाना ही नहीं था, मुझे खाली निफ्टी खरीद के छोड़ देना था। निफ्टी का मतलब मैं कंट्री की इकोनॉमी पे बेट कर रहा हूँ, मैं कंट्री की इकोनॉमी पे बुलिश हूँ, यानी कि मैं कंट्री की इकोनॉमी पे पॉजिटिव हूँ कि ये ग्रो करेगी फ्यूचर के अंदर। निफ्टी जो होती है उसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती हैं, फ्रॉम रैंक 1 टू रैंक 50। जब आप उसमें 1000 रुपये डाल रहे हैं तो मार्केट कैप से जो उनकी वेटेज होती है उसी के हिसाब से आपका पैसा डिवाइड होकर उन 50 स्टॉक्स में लग जाता है। अब आने वाले समय में कोई कंपनी अच्छा करेगी, कोई कंपनी खराब करेगी। जब वो खराब करेगी तो 50 से 51 पे आ जाएगी, और जो कंपनी 51 पे होगी वो 51 से 50 पे आ जाएगी, तो आपका पैसा इन कंपनी से निकल के दूसरी कंपनी में चला जाएगा। ऐसे ही करके आपका पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली रीबैलेंस होता रहता है। अब एक एक्टिव म्यूचुअल फंड में और एक पैसिव म्यूचुअल फंड में फ़र्क क्या है?
एक्टिव म्यूचुअल फंड में बिकॉज एक म्यूचुअल फंड मैनेजर जिसने काफ़ी पढ़ाई करी है, जिसको काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो आपके लिए स्टॉक्स पिक कर रहा है तो आपके लिए फीस बहुत लेता है। एक्टिव म्यूचुअल फंड की लगभग फीस होती है 1.5 से 2%, जबकि पैसिव म्यूचुअल फंड में आप किसी को नहीं बोल रहे हैं आपके स्टॉक्स पिक करने के लिए। आप कह रहे हैं मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ इंडिया की इकोनॉमी के हिसाब से, जो टॉप 50 कंपनी है उसमें सिंपली मेरा पैसा लग जाए, और जैसे वो कंपनीज बदलती रहती है अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से, मेरा पैसा भी उनमें बदलता रहे। तो ये कंप्यूटराइज्ड इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे जो आपसे वो एक्सपेंस रेशो यानी कि जो फीस लेते हैं वो बहुत कम होती है, इतनी लो होती है 0.10 या फिर 0.2% के, जिसकी वजह से आपका जो डिफरेंस है ये भी कंपाउंड होता है, और पैसिव म्यूचुअल फंड एक बेटर रिटर्न दे पाते हैं इन लॉन्ग रन एज कम्पेयर टू एक्टिव रिटर्न। सो कोई भी जो लेमैन आपका लिसनर है जिसको आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसको अगर कोई फंड चूज करना है तो मेरे हिसाब से उनके लिए पैसिव फंड्स यानी कि निफ्टी, सेंसेक्स, ऐसे फंड्स बेस्ट रहेंगे जहाँ पे लो आपका एक्सपेंस रेशियो है, यहाँ पे उनको डायरेक्ट फंड खरीदने हैं। बट इससे पहले मैं आई थिंक उनको एक और सजेशन देना चाहूँगा, बिफोर स्टार्टिंग एनी इन्वेस्टमेंट आपको 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करनी है, सबसे पहले अगर आपके पास एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, आपके पास एक अच्छी इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। बिकॉज मान लीजिए आज आप अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा जोड़ रहे हैं, 5-5 हज़ार रुपये महीना जोड़ रहे हैं, बट 4 साल बाद 5 साल बाद आपने देखा लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल। आजकल आप न्यूज़ में देखते हैं कि किसी को अचानक हार्ट अटैक आ गया, उसकी डेथ हो गई, रोड पे एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, राइट। तो उस कॉर्पस का क्या होगा? क्या वो पैसा जुड़ पाएगा? आपकी फैमिली उस कॉर्पस को इमीडिएटली विड्रॉ करना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि उनको इमीडिएटली नीड जो उनकी होंगी वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी। तो बिफोर स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट आपको एक अच्छी टर्म इंश्योरेंस यानी कि लाइफ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड स्टेप जो आपको लेना है अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम में, बिफोर स्टार्टिंग द एसआईपी, मैं एक पूरा आपको फ्रेमवर्क बता रहा हूँ। सेकेंड स्टेप इज हेल्थ इंश्योरेंस। करेक्ट। आज के टाइम में a lot of people in India, around 50 to 60% people, or I think this number can also go up to 70-80%, are paying their hospital bills out of their pocket, which means उनके पास एक अच्छी इंश्योरेंस ही नहीं है। और इस इंश्योरेंस के लिए काफ़ी लोग जो जॉब करते हैं वो अपने एम्प्लॉयर पर डिपेंड करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली एम्प्लॉयर की इंश्योरेंस मैक्सिमम आपको कितना कवरेज दे सकती है? 5 लाख 6 लाख, और उसकी कोई कंटिन्यूटी बेनिफिट नहीं हो, बिकॉज वो आपको 1 साल इंश्योरेंस आपके एम्प्लॉयर को दी जा रही है, आपको नहीं दी जा रही। तो एट एन अर्ली एज अगर मैं उस इंश्योरेंस को खरीद लूँ तो मुझे कंटिन्यूटी बेनिफिट मिलता है। वो इंश्योरेंस मुझे 60-70 साल तक प्रोटेक्ट कर सकती है, जब जहाँ पे मेरे को इंश्योरेंस की काफ़ी रिक्वायरमेंट रहेगी। थर्ड थिंग इज यू नीड टू क्रिएट एन इमरजेंसी फंड बिफोर स्टार्टिंग एनी एसआईपी और एनी गोल प्लानिंग। आपको इमरजेंसी फंड क्यों ज़रूरी है? आज के टाइम में आप ये देखिए, हमारे जो पेरेंट्स थे वो जॉब्स करते थे गवर्नमेंट सेक्टर में। Correct. अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक देखें तो वहाँ पे आपने एक जगह पे जॉब शुरू करी, आप वहीं से रिटायर होते थे। आप अपने पेरेंट्स को या फिर कितने सीनियर सिटीजन देखेंगे, आप पूछेंगे आप कहाँ जॉब शुरू करी थी, उन्होंने यूको बैंक में जॉब शुरू करी, यूको बैंक से ही रिटायर हुए। उन्होंने एसबीआई से जॉब शुरू करी, एसबीआई से रिटायर हुए। बट आज के टाइम में जॉब्स का लैंडस्केप चेंज हो चुका है। आप अपने फ्रेंड से, कुलीग से बात कीजिए, हर इंसान कोई दूसरे तीसरे साल कोई दूसरी कंपनी में जॉब कर रहा है, ले ऑफ्स होते हैं। उस केस में आपकी जो इनकम की सर्टेनिटी है वो काफ़ी रिड्यूस हो गई है एक हद तक। करेक्ट। तो आपको इस सिचुएशन से बचने के लिए अपने लिए मिनिमम 6 to 12 मंथ्स का इमरजेंसी फंड जो आपके एक्सपेंसेस हैं उसको रखना पड़ेगा, ताकि ऐसी कोई भी इमरजेंसी आती है तो आप उस फंड को यूज़ कर सकें अपने एक्सपेंसेस के लिए। आपको अपनी एसआईपीज ब्रेक ना करनी पड़े, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया कंपाउंडिंग का फ़ायदा एक लॉन्ग टर्म में ही हो सकता है। यहाँ पे आप अपने आप को एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए आप एक माउंटेन पे हैं जो कि एक बर्फ़ का माउंटेन है, इसको हम स्नो बॉल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, और ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं, वॉरेन बफे का ही कॉन्सेप्ट है। आप माउंटेन के टॉप पे हैं, आपने एक छोटा सा बर्फ़ का गोला बनाया और आप क्या करते हैं, उसको नीचे फेंक देते हैं। वो बर्फ़ का गोला धीरे 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 अपने साथ और बर्फ़ जोड़ता जाता है, जब नीचे आएंगे तो बहुत बड़ा बन जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि गोला बीच में टूटना नहीं चाहिए। तो आपको वो हर एफर्ट करना पड़ेगा कि आपकी जो एसआईपीज हैं वो बीच में ब्रेक ना हो जाए। अगर आप गॉड फॉरबिड अगर आपकी डेथ हो जाती है, फैमिली में कुछ ऐसी मेडिकल सिचुएशन आ जाती है, तो और कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, आपको उन एसआईपी से पैसा विड्रॉ करना पड़ेगा, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे वो लॉस में हो। फिर आपको लगेगा मुझे कंपाउंडिंग का फायदा ही नहीं मिला, क्योंकि कंपाउंडिंग का फायदा धीरे 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 करके जुड़ता है, राइट। थर्ड इज यू नीड टू हैव दैट इमरजेंसी फंड, तब भी आपके लिए प्रॉब्लम होगी।
यहाँ पे आप वो इन्फोग्राफिक दिखा दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा वॉरेन बफे का, जो बता रहा है कि ऊपर से गोला आता है और एंड में बहुत बड़ा हो जाता है। तो जो वेल्थ होती है वो आपकी वेल्थ एंड में क्रिएट होती है और पेशेंस के साथ क्रिएट होती है। तो इसलिए 3 चीज़ें बिफोर इवन स्टार्टिंग एन एसआईपी आपको करनी चाहिए। मैं काफ़ी लोगों से बात करता हूँ जहाँ पे उन्होंने एसआईपी तो स्टार्ट कर रखी है बट उनके पास इंश्योरेंस ही नहीं है। इसका मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा, जो कि मेरे एक जानने वाले थे। 2016 में उन्होंने अपनी सारी गोल प्लानिंग वगैरह करी, सब कुछ करा और अपनी एसआईपी स्टार्ट करी एंड ही वाज वेरी हैप्पी, पूरी फैमिली के साथ बैठ के कि चलो अब तो हमारा फ्यूचर सिक्योर हो गया, हमने अपने बच्चे की ग्रेजुएशन के लिए इन सब के लिए पैसा जोड़ा। कोविड में एक्चुअली में उनकी डेथ हो गई। अब आप बताइए, उनकी फैमिली को उनकी गोल प्लानिंग वगैरह के बारे में इतना पता नहीं था। पता, राइट। उन्होंने इमीडिएटली सारे फंड विड्रॉ करे और आपको जैसे आप जानते हो कोविड में एक ह्यूज मार्केट क्रैश हुआ था। तो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट उन्होंने किया था वो अमाउंट एक्चुअली उससे भी कम था। मतलब प्रॉफिट की तो बात दूर है, जब उन्होंने पैसा विड्रॉ किया तो वो मार्केट में इन्वेस्ट वो इंडेक्स फंड में ही कर रहे थे, बट बिकॉज मार्केट एकदम से क्रैश हुई तो जो टोटल कॉर्पस था वो उनके इन्वेस्टेड अमाउंट से भी नीचे आ गया। तो इस सिचुएशन में उनकी फैमिली को क्या लगेगा कि ये तो खराब इन्वेस्टमेंट थी। वो इन्वेस्टमेंट खराब नहीं थी, आपके पास प्रोटेक्शन ही नहीं थी उस इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए। क्योंकि अगर आपके पास उस टाइम एक इंश्योरेंस होती जो कि आपको एक अच्छा साइजेबल अमाउंट दे पाती तो शायद वो फैमिली उस इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ नहीं करती और वो कंटिन्यूसली कंपाउंड करता। कोविड के टाइम पे हमारी जो स्टॉक मार्केट थी वो गिर के 8000 के पॉइंट्स पे आ गई थी। आज वो मार्केट्स 25,000 पे हैं। तो आप देखिए जो पैसा उन्होंने विड्रॉ किया 2020 से लेकर 2024 तक 3 टाइम्स हो चुका है, बट बिकॉज उन्होंने विड्रॉ कर लिया उनको 3 टाइम्स का बेनिफिट ही नहीं दिखा। तो ये यहाँ व्यूअर्स को बहुत समझना पड़ेगा कि मैं इसको काफी बार कहता हूँ कि आपको ये लॉक्स खरीदने हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। पहला लॉक है आपकी टर्म इंश्योरेंस, ऐसी इंश्योरेंस जो आपके ना रहने पे आपकी फैमिली को एक कंटिन्यूसली इनकम का बेनिफिट दे सके। सेकंड इज हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि हेल्थ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है और ये आपको बहुत अर्ली एज पे खरीदनी है। आज के टाइम में आप देखेंगे काफी लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस 35-36 सालों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग प्री डायबिटिक हो जाते हैं, डायबिटिक हो जाते हैं, उनको इंश्योरेंस मिलती ही नहीं है। आप लेना चाहते हैं बट कंपनी आपको ऑफर ही नहीं कर रही क्योंकि आपका रिस्क काफी बढ़ चुका है। यही अगर वो आप इंश्योरेंस चाहे एक छोटे अमाउंट की इंश्योरेंस ही 20-22 साल में खरीद लें, जैसे मैंने अपनी पहली इंश्योरेंस खरीदी थी जब मैं शायद 22 या 23 साल का था, मेरा कोई मेडिकल चेकअप नहीं हुआ था, मैं काफी हेल्दी था उस टाइम पे। अब मैं कितना भी बोलूं मेरा बीएमआई इंक्रीज हो चुका है। आज अगर मैं कोई फ्रेश इंश्योरेंस लेने जाऊंगा तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। मिलेगी नहीं मिलेगी वो एक क्वेश्चन है, और अगर मिलेगी तो उसका प्रीमियम भी बहुत हाई होगा। तो आपको बहुत अर्ली एज पे एक हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करनी है। तीसरा, आपको हमेशा अपने पास इमरजेंसी फंड्स रखने हैं और वो इमरजेंसी फंड आप एफडी में रखेंगे। उस इमरजेंसी फंड को आप मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि अचानक से इमरजेंसी पड़ी, आपकी जॉब चली गई, उस टाइम मार्केट्स अनफेवरेबल कंडीशन में हुई तो आपका पैसे का लॉस हो गया। तो उस पैसे को आपको किसी भी ऐसे फंड में नहीं रखना है जहां पे आपको रिटर्न्स का अंडरस्टैंडिंग हो। आपको उसको सेफ एसेट्स में रखना है। और सबसे सेफ क्या है, या तो बैंक में रखिए या एफडी में रखिए, या फिर आप लिक्विड फंड, डेट फंड या किसी भी ऐसे सेफ फंड में रख सकते हैं जहां पे आपको कैपिटल लूज करने का खतरा नहीं है और इन्फ्लेशन से आपका पैसा प्रोटेक्ट रहे, यानी कि वो 6% से मिनिमम पैसा बढ़ता रहे। करेक्ट, वेरी वेल सेड। आपने हमारी व्यूवर्स को कहीं ना कहीं एक गोल सेटिंग भी बता दी। भले ही आपकी इनकम 25,000 हो, है ना, 1 लाख हो, 2 लाख हो, बट आपको 2-3 चीज़ें पहले करनी ही करनी है। आपके पास अपनी सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस होना चाहिए, है ना, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा, और इमरजेंसी फंड। उसके बाद आप एसआईपी करो, स्टॉक मार्केट जाओ, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। उससे पहले आपको एसआईपी स्टार्ट करने का कोई फायदा है ही नहीं पूनम जी, क्योंकि अनसर्टेनिटी हम सबकी लाइफ में है। आप आज के टाइम में न्यूज़पेपर्स में कितना पढ़ते होंगे कि यंग एज के अंदर कितने लोगों की डेथ हो गई। हम एक्चुअली उनके बाद की स्टोरी नहीं जानते, उनकी बात की स्टोरी बहुत डिफिकल्ट और बहुत सैड हो जाती है। फैमिलीज के पास बिल्कुल कॉर्पस नहीं होता। लोग हर तरह के इंश्योरेंस के लिए आजकल अपने एम्प्लॉयर्स पर डिपेंडेंट रहने हैं, जो कि एक सही तरीका नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक इस हमारी कॉन्वर्सेशन को सुन के अगर कुछ लोग सिर्फ इंश्योरेंस तक भी बढ़ जाए तो वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप है फाइनेंशियल फ्रीडम में। एसआईपी तो बाद में शुरू कर सकते हैं। एक आजकल मैं ये देख रही हूँ कपिल जी, हम लोग ना सब आपस में भी सजेशंस दे देते हैं। एक फ्रेंड ने अगर कोई एसआईपी लिया है तो सबको बोलता है कि अरे ये वाला ले लो, ये बड़ा बेनिफिशियल है। तो इस टाइप के जो हम आपस में मैनेजर्स बने हुए हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको बिल्कुल भी सिर्फ बात फ्रेंड्स की नहीं है। मैं तो आज यूट्यूब पे देखता हूँ काफ़ी लोग सजेशंस देते हैं कि आप ये रूल ले लीजिए, वो रूल ले लीजिए, एसआईपी शुरू कर दीजिए। फाइनेंशियल प्लानिंग इतना सीरियस कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आप एक डॉक्टर की सलाह नहीं लेते हैं
कि आप मेरे हिसाब से आप डॉक्टर की भी सलाह इंटरनेट पे देख के और किसी से पूछ के नहीं लेनी चाहिए, वर्क भी नहीं करती है। Correct. आपने देखा होगा किसी को सर्दी जुकाम या कोई बीमारी होती है, बहुत सारे रिश्तेदार घर पे आते हैं, अरे बंदे को ऐसा हुआ था वैसा ले लीजिए। जैसे ही ह्यूमन बॉडी सबकी डिफरेंट है और सबके लिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, और एक एजुकेटेड डॉक्टर ही आपको उसके लिए बता सकता है और उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। वैसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग सबके लिए अलग होती है। उसका रीजन मैं बताता हूँ। फाइनेंशियल प्लानिंग कभी भी किसी एसेट क्लास पर डिपेंड नहीं करती, आपके रिस्क पर डिपेंड करती है। आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका अपना रिस्क स्टाइल क्या है, और वो हर इंसान का डिफरेंट होता है। जब मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ, मैं करीबन 100+ केस स्टडीज़ के साथ बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने लोगों को देखा है, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग देखी है, उनके फाइनेंशियल गोल्स देखे हैं, और वो काफ़ी टाइम पे कैसे नर्चर करे हैं वो देखे हैं। तो मैं उसके बाद आपको बात कर रहा हूँ। तो ये एडवाइस आपको कभी भी किसी से नहीं लेनी चाहिए, सुनिए सबकी, बट आप करिए वही जहाँ पे आपको एक रजिस्टर्ड एडवाइस मिलती है, एक रजिस्टर्ड फाइनेंशियल प्लानर से। आज के टाइम में सेबी ने बहुत फाइनेंशियल एडवाइजेस को रेगुलेट करने की कोशिश करी है। तो आप एक रेगुलेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर, एक रेगुलेटेड फाइनेंशियल एजुकेटर के पास जाकर ही उनकी बात सुनिए और उसी के हिसाब से अपने गोल्स प्लान करिए। ये बहुत गलत हो सकता है आपके लिए, क्योंकि मैं बार बार कहूँगा, इस पूरे प्रोसेस में आपने पैसा लूज किया, मुझे उसका ज़्यादा दुख नहीं रहेगा। जो आप टाइम लूज कर देंगे, 3-4 साल लूज कर देंगे, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होने वाले हैं। जैसे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस देता हूँ। मेरी जो पहली इन्वेस्टमेंट जर्नी थी, वो मैंने शुरू करी थी 2009 के अंदर या 8 के अंदर, ऐसे ही कुछ टाइम था जब मैंने शुरू करी थी, और बिल्कुल ऐसे ही करी थी। मेरे ऑफिस में काफ़ी सारे लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में इन्वेस्ट करते थे, तो मैं भी इन्वेस्ट करने लग गया। पहले मैंने स्टॉक से शुरू किया, फिर मुझे किसी ने बुलाकर बोला कि हम आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन सिखाते हैं, आप तो बहुत बढ़िया इन्वेस्टर हैं, क्या छोटे अमाउंट से कर रहे हैं, आप बड़े अमाउंट से कीजिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन जो कि एक वायदा बाजार भी कहलाता है, वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। और इनिशियली वो मेरे लिए बहुत अच्छा चला, मैं प्रॉफिट कमा रहा था, किस दिन 30,000, किस दिन 40,000। हम ऑफिस वगैरह में डिस्कस करते थे और सब लोग बहुत ध्यान से सुनते थे, लगते थे तो बहुत अच्छा इन्वेस्टर है, सब कुछ है। मैंने लगभग उसके अंदर 2-3 साल में उस टाइम पे 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट कमा लिया था। अचानक से एक दिन क्या होता है कि यूएस स्टॉक मार्केट्स के किसी ने रेटिंग्स AAA से A+ कर दी थी या कुछ ऐसा, उन्होंने उनका रेटिंग डाउनग्रेड किया। मुझे आज भी वो दिन याद है, उसको ब्लैक मंडे कहा जाता था, अगस्त 5, 2011। और उस दिन बिकॉज यूएस की रेटिंग डाउन हुई थी, इंडिया की स्टॉक मार्केट्स बहुत तेजी से गिरी थी। उसी में मैंने जितना 1.5 लाख रुपए कमाया था, एक ही दिन में चला गया ऑलमोस्ट। शायद 1.40 या 1.35 के करीब सारा पैसा मैंने लूज कर दिया एक दिन के अंदर। उस दिन मुझे समझ आया कि मैं तो बहुत गलत कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे बात पैसे की नहीं थी, यहाँ पे बात थी कि जो मैं 3 साल कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा था, आज मैं उस मुकाम पे खड़ा था कि मुझे पता मैं तो सब कुछ ही गलत कर रहा था, तो मुझे दोबारा से स्टार्ट करना था। और वहाँ से मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करी, जहाँ पे मेरे को एक फाइनेंशियल एजुकेटर मिले जिनका नाम वरुण मल्होत्रा था। वो सिखाते थे, एंड ही इज़ ए सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र। वो क्लासेस लेते थे, वहाँ से मैंने सीखा कि किस तरीके से आपको अपने गोल्स के लिए इन्वेस्ट करना है। आज मैं जितनी भी बातें आपको बता रहा हूँ, मैं उन्हीं के थ्रू, जिनसे मैंने सीखा उनके थ्रू बता रहा हूँ। आज मैं भी लोगों को आगे वो बात बताता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसी एडवाइस किसी से ना लें, क्योंकि ये आपको पैसे का नुकसान करेगी, वो अलग बात है, बट जो आपको टाइम का नुकसान करने वाली है वो वापसी नहीं आने वाला। करेक्ट। और आजकल ये जो ऐप चल रहे हैं ना, इन पे कितना बिलीव करना चाहिए, बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में आप ये वाला म्यूचुअल फंड ले सकते हैं या ये SIP में आप जा सकते हैं, तो ये कितना करेक्ट होता है? देखिए, जितनी भी ये ऐप डिज़ाइन है, आप समझिए, आप सिर्फ बात ऐप की नहीं है, आप कभी भी किसी से भी डील करते हैं तो आप समझिए इनका बिजनेस मॉडल क्या है, इन्होंने आपके लिए क्यों डिज़ाइन करी है। हर इंसान को एक बार पॉज लेके सोचना चाहिए कि ये ऐप पे मुझे इतनी फीचर फंक्शनैलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों बुलाया जा रहा है। एक बहुत फेमस कोट है दैट इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर इट, यू आर द प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब है कि अगर आप इसके लिए पे नहीं कर रहे हैं, आपको चीज़ें फ्री में मिल रही हैं, तो कोई और प्रोडक्ट नहीं है, वो आप ही से पैसा कमाने वाले हैं। करेक्ट। तो इन ऐप्स का मेन पर्पस क्या होता है? इन ऐप्स का पर्पस होता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कराना। वॉरेन बफे बोलते हैं, इफ़ यू ट्रेड मोर देन 2 times इन एन ईयर, यू आर सेट टू लूज मनी। इसका क्या मतलब है? अगर आप बार बार खरीदेंगे, बेचेंगे, ये जो मैं आपको जर्नी बता रहा हूँ, इसमें बेचने की तो बात ही नहीं करी हमने सिर्फ बात करी SIP लगाने की। और आपका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस बिल्कुल बोरिंग होना चाहिए पूनम जी, इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं चाहिए। आज के टाइम में ट्रेडिंग एक नशा बन चुका है। मैं ऐसे काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो पैसा लूज कर रहे हैं बट उसको छोड़ नहीं पा रहे। इसी को कहते हैं, शास्त्रों में नशे की डेफिनेशन दी गई है। आप पैसा लूज कर रहे हैं, आप अपनी कैपिटल लूज कर रहे हैं, लोन ले के पैसा कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक मिनट का आर्टिकल दूंगा जहाँ पे बंदे ने 60 लाख रुपए लोन लेके
ट्रेडिंग में लूज किया था, बहुत फेमस आर्टिकल है वो, आप वो आर्टिकल लगा देना। 50,000 रुपए की सैलरी और 60 लाख रुपीज लूज करे उन्होंने 11 डिफरेंट जगह से लोन ले लेकर। इसी को हम नशा बोलते हैं। तो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी बिल्कुल बोरिंग होनी चाहिए, आपको कोई भी फैंसी ऐप्स की ज़रूरत नहीं है। सही, वॉरेन बफे का एक और कोट है जो लोगों को समझना चाहिए, प्रिडिक्टिंग रेन डज नॉट काउंट, बिल्डिंग एन आर्क डज। बारिश होगी नहीं होगी ये प्रिडिक्ट कर पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट उस बारिश से बचने के लिए होगी चाहे नहीं होगी, अगर आप कुछ नाव या फिर कुछ एक सेफ्टी बना रहे हैं वो काउंट करती है। Correct. और ये बहुत पावरफुल कोट है जो मेरी लाइफ में जिसने बहुत इम्पैक्ट डाला वॉरेन बफे की इस कोट ने, कि फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी फैंसी ऐप है, कितने इंटेलिजेंट, कितना इजी इन्वेस्ट करना, उससे नहीं मैटर करता, बट आप क्या सेफ्टी नेट्स बिल्ड कर रहे हैं उसके लिए, वो बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ पे हम यूपीआई की बात कर रहे थे कि यूपीआई ऐप में भी काफ़ी सारे वेल्थ के सजेशंस हैं, तो वहाँ पे भी लोग मतलब आपस में डिस्कस करते हैं कि हाँ हम ये ले लेते हैं या ये वाला पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं या इस तरीके से चलते हैं, तो वो कितना करेक्ट है? देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, आपको एडवाइस किसी से नहीं लेनी चाहिए, आपको एडवाइस एक रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से लेनी चाहिए। इनफैक्ट आपको एडवाइस मुझसे भी नहीं लेनी चाहिए जब तक मैं आपसे मिला नहीं हूँ। ये नहीं कि मैंने आपने ये पॉडकास्ट सुना, आपको बातें बहुत अच्छी लगी और आप शुरू कर दे, बिल्कुल भी नहीं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत डीप कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, और सबसे बड़ी बात 95% लोगों को, 96% लोगों को, काफ़ी मेजॉरिटी लोगों को इस बारे में नॉलेज ही नहीं है। उनको किसी की बात अच्छी लगती है और वो उस पर फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और फिर देन दे लूज टाइम के 1 साल बाद पता चलता है कि यार ये तो गलत था, चलो दूसरा दोबारा शुरू करो। आपको ऐप्स की ज़रूरत नहीं है, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अपनी फैमिली के साथ बैठना है, आपको लिखना शुरू करना है कि आप एक्चुअली में कमा कितना रहे हैं और खर्च कितना कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, आज ये वीडियो लोग पॉज करें, अगर 100 लोग वीडियो देख रहे हैं तो 100 में से शायद ही, मैं जानता हूँ, 5 या 6 लोगों को मेरा गैस है कि पता भी होगा कि उनका एक्सपेंडिचर एक्चुअली कितना है। करेक्ट। उनको यही नहीं मालूम। उनको जितना सैलरी आता है, जो बैंक अकाउंट में पैसा आया, उस हिसाब से उनके खर्चे डिज़ाइन होते हैं। मेरे को पता है मेरी 3 महीने बाद प्रमोशन होने वाली है, उससे पहले ही वो लोग गाड़ी बुक करा लेते हैं। कहीं से फंड आने वाला है, उससे पहले ही गाड़ी खरीद ली, एक घर बड़ा खरीद लिया। तो योर लाइफस्टाइल इज डिफाइंड बाय द मनी यू आर अर्निंग। ये कब तक चल सकता है? ये तब तक चल सकता है जब तक वो आपको सपोर्ट कर रहा है, जब तक आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, आपका लाइफस्टाइल बढ़ता जा रहा है, सपोर्ट करता रहता है। बट देन यू आर कंटिन्यूसली रनिंग फॉर मनी एंड दैट गिव्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो आपको सबसे पहला पॉइंट, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप पहले ये देखिए कि आप एक्चुअली स्पेंड कितना कर रहे हैं। तो आप मान लीजिए आज 100 रुपये कमा रहे हैं और आपको ये वीडियो देखने का आपने देखा कि हम कितना स्पेंड करें, तो वो निकल के आता है मान लीजिए 90 रुपये। तो आपको करना क्या है कि आप इस 90 को कम कर सकते हैं, थोड़ा स्पेस बना सकते हैं सेविंग्स के लिए। कोई ऐसे खर्चे हैं जो आप नहीं करना चाहते वो कर सकते हैं। सोशल मीडिया इसमें काफ़ी रोल प्ले करता है। आज के टाइम में मुझे कोई भी एक्सपेंडिचर करना है, वो मैं अपने लिए कम कर रहा हूँ, मैं लोगों को दिखाने के लिए ज़्यादा कर रहा हूँ। ये लोग चाहे माने ना माने, एक सच बन चुका है। मैं अगर आज शिमला घूमने जा रहा हूँ, मैं आज अगर मनाली घूमने जा रहा हूँ, तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है मेरे लिए एक रील अपलोड करना और लोगों को बताना कि देखिए मैं कितना खुश हूँ कि मैं शिमला पहुँच गया, मैं मनाली पहुँच गया, मैं घूमने चला गया। ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि धीरे धीरे आप इन लाइक्स कमेंट्स के चक्कर में आप ऐसे खर्चे करने लग जाते हैं जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। वॉरेन बफे इसके लिए कहते हैं, इफ़ यू कीप बाइंग थिंग्स दैट यू डोंट नीड, अल्टीमेटली यू विल हैव टू सेल थिंग्स दैट यू रियली नीड। और लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप आप देखिए, आपके पास सेविंग्स के लिए स्पेस कितना है। दूसरी बात जो मैंने करी, आपको इंश्योरेंसेस खरीदनी है। इंश्योरेंस भी इंडिया में लेना बहुत आसान काम नहीं है। आपको बहुत सारे लोग इंश्योरेंस बेचते हैं कंबाइंड विद इन्वेस्टमेंट, कि आप इंश्योरेंस भी ले लीजिए और इसके साथ आपका पैसा बढ़ता भी रहेगा। आपको कभी भी कोई इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कंबाइन नहीं करना है। आपको एक सिंपल प्लेन इंश्योरेंस लेनी है जिसके अंदर अगर आपकी डेथ नहीं होती है तो आपका पैसा लूज हो जाए, आपको कुछ वापसी ना मिले। मतलब मैं अगर आपको ऐसी इंश्योरेंस बेच रहा हूँ कि आपका प्रीमियम 15,000 रुपये साल का है और अगर आपकी डेथ नहीं होती है तो एक पैसा खत्म, उसमें आपको कुछ नहीं मिला। वर्सेस मैं आपको इंश्योरेंस बेच रहा हूँ कि आप 25,000 रुपये दीजिए और अगर आपकी डेथ नहीं होती है तो हम आपको 1 लाख रुपये और देंगे, 2 लाख रुपये और देंगे, 10 लाख। तो आपको ऐसी इंश्योरेंस नहीं लेनी है, क्योंकि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कंबाइन करने का मतलब ये होता है कि लोग आपकी फाइनेंशियल इलिटरेसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। इसमें आपको 2 से 3% रिटर्न भी नहीं देते हैं अगर आप इनको कंबाइन करके देखेंगे तो। और मैं कहता हूँ कि 100 लोगों के पास इंश्योरेंस है तो 90 लोगों के पास तो ऐसी इंश्योरेंस है जो उनके उसके रिश्तेदार ने बेची है। मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो कंपनी बहुत फेमस है
वो अपने सेल्स पर्सन के थ्रू ही ऐसी इंश्योरेंस भिजवाती है और वो आपके रिलेटिव्स आते हैं और बोलते हैं बेटा इंश्योरेंस ले लो, और इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट कंबाइंड होती है। ऐसी इंश्योरेंसेस से आपको बचना है। आपको सिंपल प्लेन टर्म इंश्योरेंस चाहिए। दूसरा, आपको एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपको बहुत रिसर्च करना पड़ेगा। अभी एक कुछ आर्टिकल छपा है कि इंडिया में लगभग सारी जो बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने 70% ही क्लेम पे करे हैं ऑन एन एवरेज। मतलब हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद भी पूनम जी ये सिचुएशन है कि 30% तो प्रोबेबिलिटी आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। आप उन लोगों का सोचे जिनका है ही नहीं, उनकी तो 100% प्रोबेबिलिटी है। तो आपको इंश्योरेंस भी बहुत केयरफुली चूज करनी पड़ेगी। और शायद इसके लिए तो एक अलग पॉडकास्ट अपने आप में हो सकता है, एक अलग वीडियो अपने आप में बन सकता है, वो शायद इस वीडियो में नहीं एक्सप्लेन करना जाए। इमरजेंसी फंड आपको क्रिएट करना है। उस सेविंग से बजाय आप इन्वेस्टमेंट शुरू करें ये यूपीआई ऐप पे जाके, किसी भी ऐप पे, सबसे पहले आप देखिए आपके पास 6 महीने के फंड्स अलग रखे नहीं रखे, और उन फंड्स को आप बिल्कुल टच नहीं करेंगे। इमरजेंसी फंड में आपको लिखना पड़ेगा कि मेरी इमरजेंसी की डेफिनेशन क्या है। इमरजेंसी की डेफिनेशन ये नहीं है कि अचानक से एक ट्रिप आ गई। इमरजेंसी की डेफिनेशन नहीं है कि मेरे को आईफोन खरीदना था। करेक्ट। इमरजेंसी की डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेंगी और अपनी फैमिली के साथ अलाइन करना पड़ेगा कि अगर ये सिचुएशंस होती हैं तो ही मैं इस इमरजेंसी फंड्स को निकालने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा जॉब लॉस होता है, कोई ऐसी हेल्थ इमरजेंसी होती है जिसके पास मेरे पास इंश्योरेंस या और पैसे कवर करने के लिए नहीं है। किसी और चीज़ के लिए भी आप 3-4 डेफिनेशन रख सकते हैं, बट अगर आपके इमरजेंसी फंड की कोई डेफिनेशन ही नहीं है तो फिर तो जिस दिन आपको नीड लगेगी आप उस फंड को निकाल लेंगे। मैं आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। मैं ऐसे ही किसी पर्सन को बताया मैंने कि आपका एक्सपेंस कितना है, तो बहुत इंटेलिजेंटली उन्होंने कैलकुलेट करके बताया कि वो 10 लाख रुपए साल का कमाते हैं आफ्टर टैक्सेस एंड एवरीथिंग। 10 लाख उनकी इन हैंड इनकम है, और उनका खर्चा जो है वो 80% ही है। पिछले 3 साल से 80% ही कर रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है, तो आपके पास तो 2 लाख करके 6 लाख रुपए की सेविंग्स होनी चाहिए। तो वो थोड़ी देर के लिए पॉज हो गए, तो कह रहे कि नहीं 6 लाख की सेविंग्स तो नहीं है। तो मैंने कहा आप ही ने मुझे बताया कि आप 2 लाख रुपए करके आपका 80% है और 2 लाख कर रहे हैं। ही वॉज क्वाइट शॉक्ड कि हाँ 6 लाख की सेविंग्स तो नहीं। मैंने कहाँ गए 6 लाख रुपए? तो उन्होंने बोला अच्छा ये वाला एक्सपेंस आ गया था, वो वाला एक्सपेंस आ गया था। मैंने कहा आपने तो अपने एक्सपेंस ही ठीक से नहीं कैलकुलेट करे। करेक्ट। हाँ। क्योंकि जो आप सोच रहे हैं 80% तो आप अपने रेगुलर एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। आप बीच में किसी का बर्थडे आ गया तो आपने एक्सपेंस कर दिया, किसी की मैरिज आ गई तो आपने शॉपिंग कर ली, तो वो भी तो आपका एक्सपेंस ही है। तो जब निकल के आया तो उनका एक्सपेंस तो 98% था, और वो 2% उन्होंने सेव नहीं किया था। करेक्ट सर। एक ना यहाँ पे मेरे को बहुत माइंड में आ रहा है कि आजकल लोग ना क्रेडिट कार्ड पे बहुत डिपेंडेंट हो रहे हैं। जैसे आप बोल रहे कि लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस लोगों के बढ़ गए हैं, तो वो जो क्रेडिट कार्ड वाले जो अमाउंट है लोग उसको भी मतलब अपनी वेल्थ मानते हैं कि हमारे पास में मतलब ये क्रेडिट वैल्यू और हम इतना एक्सपेंस कर सकते हैं। तो आप इसको कैसे देखते हो? मुझे लगता है ये भी बहुत बड़ा एक रीज़न है जिसकी वजह से सेविंग्स नहीं हो पा रही है और लोग अनवांटेड मतलब खर्चों की तरफ जा रहे हैं। जैसे आप गाड़ी ट्रिप की हम बात कर रहे थे, ये एक रेकग्नाइज स्टडी है, काफ़ी स्टडीज इस पे हो चुकी हैं कि अगर आप कोई एक्सपेंस करने जा रहे हैं और अगर आप उसको क्रेडिट कार्ड से एक्सपेंस करते हैं वर्सेस कैश निकाल के देते हैं। इनफैक्ट यूपीआई भी आप अगर आप करते हैं उसको भी मैं क्रेडिट कार्ड की रेंज में ले लूंगा, जो आप डिजिटल मनी यूज़ करते हैं वर्सेस आप अपनी जेब से पैसा निकालते हैं, तो आपके लिए वो पैसा स्पेंड करना बहुत ईजी होता है वर्सेस जेब से पैसा निकालना। ये एक ट्रुथ है। करेक्ट। आज के टाइम में काफ़ी सारे लोग आपको क्रेडिट कार्ड्स के ऐसे बेनिफिट्स भेजते हैं। लोग क्रेडिट कार्ड रखते हैं कि मैं ये क्रेडिट इतने रिवॉर्ड पॉइंट इससे मिल जाएंगे, इतने रिवॉर्ड पॉइंट उससे मिल जाएंगे, इतने। लोगों के पास 8-8, 9-9 क्रेडिट कार्ड है। जब 8-9 क्रेडिट कार्ड आपके पास आते हैं तो आपके पास सप्लाई ऑफ मनी है, विच मीन्स जब भी मुझे कुछ बाय करना है तो बिकॉज वो पैसा मुझे 52 दिन बाद देना है, 50 दिन बाद देना है, तो मेरे पास पैसा तो पड़ा ही है, तो मैं उसको खर्च कर दूंगा। तो अगर क्रेडिट कार्ड्स को आप इस तरीके से यूज कर रहे हैं तो आपका क्रेडिट कार्ड लेना कोई सेंस ही नहीं बनता। आपको विदाउट क्रेडिट कार्ड रहना चाहिए। बट मैं खुद भी क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ। मैं क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ कैश फ्लो के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास सिर्फ 1 या 2 ही क्रेडिट कार्ड रहते हैं जो कि मैंने यूज किया और मैं उनको हमेशा फुल अमाउंट ड्यू पे करता हूँ। ऐसा होता ही नहीं कि मैंने कभी फुल अमाउंट से 1 रुपया भी कम पे किया हो, वो सिचुएशन ही नहीं है, क्योंकि मैंने अपने एक्सपेंसेस को कैप किया हुआ है। अगर मैं 100 रुपीज़ अर्न कर रहा हूँ तो मैं 50 ही स्पेंड करूँगा। ये मेरी एक मेंटल लिमिट, एक आर्टिफिशियल बैरियर है माइंड में, जो मैंने शायद 10-12 साल पहले से बना रखा है कि इससे ज़्यादा तो मैं स्पेंड अपने ऊपर करूँगा ही नहीं। अगर मेरी 100 रुपीज़ सैलरी है तो 50 रुपीज़ हम लोगों ने उस हिसाब से अपने एक्सपेंसेस प्लान किए हुए हैं। तो अगर क्रेडिट कार्ड आपको पुश कर रहे हैं ज़्यादा खर्च करने के लिए, और इसका इंडिकेटर क्या है? देखिए, अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं और 100 रुपये खर्च कर रहे हैं, चाहे आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको इस पॉडकास्ट को सुनने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये पता है आप ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, राइट? क्योंकि आप जितना कमाएंगे उतना खर्च करेंगे, तो फिर तो आपको डेली खड्डा खोदना है और उसमें से डेली पानी निकालना है।
एक दिन ऐसा आएगा जब उसमें से पानी नहीं निकलेगा, Right. और वो आपके लिए बहुत पेनफुल होने वाला है। तो ये तो आपको पता है कि अगर आप सारी सैलरी ही खर्च कर रहे हैं, चाहे आप 15,000 कमा रहे हैं, चाहे आप 1 लाख कमा रहे हैं, चाहे आप 50,000 कमा रहे हैं, तो वो एक अच्छी सिचुएशन आपके लिए नहीं है। तो आपको उस पॉइंट पे जाना है कि आप कितना कम खर्च कर रहे हैं। इससे अगर आपको क्रेडिट कार्ड से दूर भागना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखी होगी पूनम जी, आजकल वेबसाइट्स, और आप उसकी क्लिपिंग लगा सकते हैं यहाँ पे, आपको पेमेंट ऑफर देती हैं। अगर आप पूरा पे करेंगे तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं है, बट अगर आप उसी को नो कॉस्ट EMI में खरीद लेंगे, करेक्ट, तो आपको हम 10% डिस्काउंट देंगे। क्या आपके व्यूअर्स को ये सोचना चाहिए कि वो आपको 10% डिस्काउंट नो कॉस्ट EMI में सेम अमाउंट को 6 महीने में पे करने के लिए क्यों दिया जा रहा है? कंपनी के तो लॉस है, कंपनी कह रही है मुझे आज पैसा नहीं मिलेगा, मुझे 6 टुकड़ों में पैसा मिलेगा, गारंटी भी नहीं है पैसे की, कई लोग नहीं दे पाएंगे, तो वो क्यों आपको ऐसा दे रही है? बिकॉज दे नो यू कैन नॉट अफोर्ड दिस थिंग, यू विल ओनली बी एबल टू अफोर्ड इफ आई टेल यू कि इसका प्राइस 10,000 नहीं है, इसका प्राइस 10,000 की जगह डिवाइडेड बाय 6 या डिवाइडेड बाय 10 है, 1,000 रुपये। तो दे आर क्रिएटिंग सप्लाई ऑफ मनी फॉर यू सो दैट दे कैन क्रिएट डिमांड। इसका एक क्या मतलब था, आप ओरिजिनली वो चीज़ कभी खरीद ही नहीं सकते थे। मैंने अपनी लाइफ में कभी कोई नो कॉस्ट EMI पे सामान खरीदा ही नहीं है। आप मुझे 20% डिस्काउंट दे दीजिए, 25% डिस्काउंट दे दीजिए, मैं वो चीज़ लेता ही नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली इफ आई स्टार्ट बाइंग थिंग्स विच आई कैन नॉट अफोर्ड, ये मेरी एक हैबिट बन जाएगी। एंड ह्यूमन इज ए क्रिएचर ऑफ हैबिट्स। ये बहुत पावरफुल कोट है, जो इतना पावरफुल है, जो हर किसी की लाइफ पे एप्लीकेबल है। आपकी हैबिट्स डिफाइन करती हैं आप क्या हैं। अगर आप कंटिन्यूसली ऐसी हैबिट्स बना रहे हैं कि आप नो कॉस्ट, आपको दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है मैं 10,000 का सामान खरीद रहा हूँ, मुझे दिख रहा है मुझे 1,500 का बेनिफिट हो रहा है, आई विल लेट दैट गो ऑफ बेनिफिट, मैं वो 10,000 का 10,000 ही खरीदूंगा। मेरे पास इतने क्रेडिट कार्ड हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि अमेजोन की फेस्टिवल सेल आ रही है, उसके लिए आपके पास इतने क्रेडिट कार्ड होने चाहिए ताकि ये ऑफर भी ले सके, वो नहीं, बगैर ऑफर के खरीद लेंगे। नहीं तो किसी दोस्त को बोल देंगे कि यार तेरे क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर लेते हैं, मैं तुझे कैश अभी पे कर देता हूँ। तो मेरे पास एक्चुअली एक एक्सेल में बना हुआ है कि इसके पास ICICI बैंक का कार्ड है, इसके पास उसका कार्ड है, तो मैं उससे ले लेता हूँ और उसको कैश पे कर देता हूँ। बट आई विल नॉट कीप सो मेनी क्रेडिट कार्ड, बिकॉज फिर मेरे पास सप्लाई ऑफ मनी हो जाएगी। दूसरा, मैंने अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स को रिस्ट्रिक्ट कराया हुआ है। अगर मेरा एक्सपेंडिचर 1 लाख रुपए है तो मेरे दोनों कार्ड की लिमिट कंबाइंड 1 लाख होनी नहीं चाहिए। बैंक्स वाले मुझे कॉल करके बोलते हैं हम बहुत परेशान हैं, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से तो आपकी लिमिट 6 लाख होनी चाहिए, 10 लाख होनी चाहिए, आप लिमिट इंक्रीज क्यों नहीं करा रहे? लिमिट की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज द डे आई विल इंक्रीज माई क्रेडिट कार्ड लिमिट, वो मेक ए मेंटल, मेरे को दिमाग में वो अमाउंट आ जाएगा कि इतना मेरे पास मनी की सप्लाई है। और फिर डिमांड क्रिएट करना कोई मुश्किल थोड़ी है। डिमांड क्रिएट करना तो मेरे लिए क्या, मुकेश अंबानी जी के लिए भी मुश्किल नहीं है, किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई चीज है जो आपके पास पैसा और आपको कोई ऑफर ना कर रहा हो? करेक्ट, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। आजकल जो कितने सारे ऐप हैं, इनफैक्ट हम ही अनवांटेड खर्चा कर देते हैं। मिंत्रा पे ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, नाइका पे चल रही है।